देखो अभी हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हमारे सामने जो नाम उभर करके आया वो था आवेश और उसके गुणधर्म। तो सबसे पहले हम आवेश की क्या सीखेंगे? परिभाषा। यानी आवेश को हम परिभाषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो आवेश को परिभाषित नहीं कर सकते। आवेश के गुणधर्म ही उसकी क्या है? परिभाषा है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। स्थिर अवस्था में, कैसी अवस्था में? स्थिर, यानी अदिश भौतिक राशि तो है लेकिन स्थिर अवस्था में ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील अवस्था में ये कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि कहीं आवेश त्वरित है तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये आवेश की परिभाषा है। अब आपके मन में विचार उठ रहे होंगे, ठीक आवेश की ये परिभाषा होगी तो फिर आवेश के गुणधर्म क्या है जिससे इनकी वास्तविक रूप में क्या की जा सकती है? पहचान। पहला गुणधर्म तो आवेश की परिभाषा ही है जो आपने अभी पढ़ी। यानी आवेश एक अदिश भौतिक राशि, स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र, गतिशील अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और दूसरी जो इसका जो गुण है वो है आवेशों के प्रकार। किसके प्रकार? आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक तो धनावेश और दूसरा क्या? ऋणावेश। और ये दोनों प्रकार किसने दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसकी याद में आवेश की सबसे छोटी इकाई भी रखी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईएसयू कह देते हैं या फ्रैंकलिन। दूसरा जो गुण पढ़ा हमने आवेशों का प्रकार, और तीसरा गुण है कि इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा। यदि सजातीय आवेश, सजाती का मतलब समझ रहे हैं? समान प्रकृति के आवेश, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इन दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। यानी सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों के बीच यानी प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह आवेश का तीसरा गुणधर्म था। और जो आवेश का चौथा गुणधर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे हैं कि बार बार जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें आवेश की इकाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या है? कूलाम। जो आगे जाकर के हम कूलाम का नियम भी पढ़ेंगे। तो आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलाम, जो सीजीएस पद्धति में भी है। लेकिन देखिए आपके मन में विचार उठ रहा है कि ठीक है आवेश की एसआई इकाई कूलाम है, तो सर आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? आवेश की सबसे बड़ी इकाई है फैराडे। और आप सोचिए एक फैराडे 96,500 कूलाम के तुल्य होता है। और आवेश की सबसे छोटी इकाई सीजीएस पद्धति में होती है, जिसको हम कहते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी है, क्योंकि फ्रैंकलिन ने आवेशों के कितने प्रकार बताए? 2। तो ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है। और एक और आपको बात सीख लेनी चाहिए कि इन भौतिक राशियों के बीच में कुछ संबंध है। जैसे देखिए एक कूलाम 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के तुल्य होता है। और ये बराबर होता है 1/10 EMU। ये भी आप याद रखें कि एक कूलाम में कितना ईएसयू होता है? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, और बराबर होता है 1/10 EMU। अब मन में तो प्रश्न तो सवाल बात है कि कूलाम होता किसके बराबर है? आप 10वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें पढ़ते आए हैं कि आवेश बराबर होता है, यानी Q बराबर होता है I/T। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। तो ये कहने का मतलब विद्युत धारा की यूनिट आपने पढ़ी क्या? एम्पियर।
और समय की क्या पढ़ी, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, कूलम, जो कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक है। लेकिन देखिए आप यदि हम सोचने का प्रयास करें तो ये 4 गुण हो गए, 5वां जो गुण है वो आवेशों की क्या है, योज्यता है। क्या है, आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब जैसे देखिए एक निकाय है और मैं ये कहता हूं इसमें Q1 आवेश रखा है, दूसरा है -Q2 आवेश और तीसरा है Q3 आवेश, यानी 2 प्लस के हैं और एक किसका है, माइनस का। तो बताइए इस निकाय पर कुल कितना आवेश हुआ, तो आप कहेंगे सर Q यानी टोटल बराबर होगा Q1 प्लस का है और Q2 किसका है, माइनस का है और Q3 किसका है, प्लस का है। तो यानी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। देखिए तो आपने क्या सीखा कि कुल आवेश कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इसी को कहते हैं विद्युत आवेशों की क्या, योज्यता। तो यानी सरल शब्दों में यदि हम कहें कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के अंदर मौजूद कुल आवेशों के कैसे योग, बीजगणितीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है। ये कहता है आवेशों की योज्यता का नियम। यहां एक बात और सीखिए आप आवेशों की योज्यता के नियम में कि द्रव्यमान और दूसरा आवेश के अंदर मूलभूत अंतर क्या है। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन द्रव्यमान का तो कोई प्रकार नहीं, द्रव्यमान हमेशा ही क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी ये कभी ऋणात्मक नहीं होता। ये मूल अंतर भी आपको समझना चाहिए। और एक और बात कि आप कह रहे थे जैसे कि भी यहां पर जैसा कई बार पूछा जाता है कि सर आप कहते हैं ये सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। नाभिकीय परिसीमा, कैसी परिसीमा, नाभिकीय परिसीमा यानी 10 की पावर -15 मीटर में ये लागू नहीं होता। वहां समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, न कि प्रतिकर्षित। यानी कहने का मतलब वहां समान आवेशों की प्रकृति के बीच भी कैसा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये था आपका 5वां गुण। और 6वां गुण सबसे महत्वपूर्ण है, आपने नाम सुना है निश्चरता, इनवेरिएंट। तो विद्युत आवेशों की निश्चरता, देखें विद्युत आवेशों की निश्चरता यानी 6वां गुण, विद्युत आवेशों की निश्चरता यानी वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई आवेश विरामावस्था में है और फिर उसी आवेश को हमने किसी वेग से गतिशील कर दिया, तो उस अवस्था में उसके आवेश के परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो समझने वाला बिंदु है। यानी उसी को कहेंगे विद्युत आवेशों की क्या, निश्चरता। क्यों, विराम अवस्था, कैसी अवस्था, क्यों विरामावस्था, और क्यों गतिशील, दोनों ही क्या नहीं बराबर। यानी कहने का मतलब है आवेश चाहे विरामावस्था में हो और वही आवेश चाहे गतिशील अवस्था में, दोनों का परिमाण एक दूसरे के क्या रहेगा, बराबर। यानी गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहां एक और बात मैं आपको बताने का प्रयास करूं। आपने नाम सुना है विशिष्ट आवेश, कैसा आवेश, विशिष्ट आवेश। और कईयों ने तो केमिस्ट्री के अंदर मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, यानी विशिष्ट आवेश क्या है, विशिष्ट आवेश क्या होता है। प्रश्न तो पहले यही उठता है कि विशिष्ट आवेश होगा क्या, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, किसका अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। अब यहां आप कहोगे
यदि वही आवेश गतिशील है तो विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक बात है ये बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आवेश तो ठीक है विरामावस्था में और गतिशील अवस्था में समान है, लेकिन द्रव्यमान तो बदलता है। यदि हम देखें तो Q और गतिशील अवस्था के लिए द्रव्यमान का आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा m0 इंटू रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यदि कोई आवेश गतिशील होगा उसके वेग के मान में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो स्वाभाविक बात है उसका जो प्रभावी द्रव्यमान है m, और m की जगह आया कितना है? m0 रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये प्रभावी द्रव्यमान के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जैसे ही प्रभावी द्रव्यमान बढ़ेगा स्वाभाविक बात है विशिष्ट आवेश के मान में क्या होगी? कमी होगी। यानी विशिष्ट आवेश पर गतिशीलता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश के परिमाण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ देखिए आप आगे, तो ये 6 गुण जो आपने पढ़े हैं उन्हीं के अंदर एक और महत्वपूर्ण गुण आ रहा है 7वां, और वो भी इसी प्रकार से जैसा ये है 6ठा वैसे 7वां भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और वो है विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम। विद्युत आवेशों के किसका नियम? संरक्षण का नियम। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपने 11th क्लास में नाम सुना है विलगित, आइसोलेटेड। यदि कोई निकाय विलगित है तो आवेश संरक्षण के नियम का पूर्णतया पालन होगा। और वो कहता है विलगित आवेश संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि किसी विलगित निकाय के लिए, किसके लिए? किसी विलगित निकाय के लिए कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। और यदि आप इसी चीज को जो अभी आपने जो कथन सुना है उसको गणित की परिभाषा के रूप में पिरोना चाहे तो सिग्मा जितने भी आवेश है आई का मान 1 से n तक, QI जो आई में पार्टिकल पर आवेश है QI, कुल मान हमेशा क्या रहेगा? नियत। ये है विलगित निकायों के लिए आवेश संरक्षण का नियम। यह एक बात मैं आपको बताता हूं जो कई बार अपने बोर्ड पेपर में पूछी है। यदि कहीं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से संक्रिया करे तो देखिए क्या बनेगा? गामा। यानी गामा का मतलब फोटोन, ऊर्जा का कण। यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव, तो गामा पार्टिकल के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। और वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिन पार्टिकल्स का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास क्या होता है? 0, उन पर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्योंकि ये एक विलगित निकाय है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी आवेश संरक्षण के नियम का पूर्णतया क्या होता है? पालन होता है। और जो 7वें के बाद जो 8वां पॉइंट है, आवेशों के गुणधर्म का जो 8वां पॉइंट है वो और भी महत्वपूर्ण है, और वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या नाम बोला मैंने? एक नया शब्द आया है क्वांटीकरण, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण देखिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षण किए, और मैं आपको एक प्रयोग से बात बताता हूं कि आवेशों का क्वांटीकरण होता है। मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग को जब किया तो उसने बार बार अपने प्रयोग में ये पाया कि तेल की बूंद पर जो आवेश का परिमाण मिल रहा था वो एक निश्चित संख्या का या तो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना इस क्रम के रूप में मिल रहा था, और उसी को बाद में जाकर के क्या कहा गया? आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब किसी भी निकाय पर, चाहे कोई भी निकाय हो, कोई भी पदार्थ हो, और उस पर यदि कहीं भी आवेश मौजूद है, क्यों मौजूद है? तो वो आवेश या तो धनात्मक प्रकृति का होगा या ऋणात्मक, यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन एक निश्चित संख्या जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटा का पूर्ण गुणज मिलेगा। पूर्ण गुणज को हमने किससे दर्शा दिया? n से, और उस निश्चित जो परिमाण है आवेश का उसको हमने किससे दर्शा दिया? E से। तो यानी Q बराबर क्या हुआ? प्लस
माइनस एन ई। प्लस का मतलब धनावेश, माइनस का मतलब ऋणावेश, और एन वो पूर्ण संख्या थी और ई उस पूर्ण संख्या को जिस परिमाण से हमने गुणा किया वो है। यह आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब किसी विविध निकाय के बाद जो हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा तो उस निकाय पर कुल आवेश के न्यूनतम मान का पूर्णांक गुणक होगा। इसे कहते हैं आवेशों का क्या, क्वांटीकरण। लेकिन देखिए यहां एक शब्द आया है क्वांटा। क्वांटा पूछा जा सकता है, यानी इसकी परिभाषा को पूछा जा सकता है कि क्या इसकी परिभाषा होगी। इसकी परिभाषा को आप दो सरल शब्दों में पिरो सकते हैं। पहली परिभाषा देखिए क्या है कि किसी निकाय या पदार्थ पर आवेश का कम से कम मान, यानी प्रकृति में जो भी आवेश मौजूद है उसका कम से कम मान क्या है, वो आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटा। और दूसरा यदि सहज रूप में इसको आप लिखना चाहें, इसी क्वांटा को यदि आप सहज रूप में लिखना चाहें तो एक शब्द में इसको खत्म कर सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन या क्या प्रोटॉन पर मौजूद आवेश क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटा। मैं दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर मौजूद आवेश क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटा। और आप सभी को पता है परिमाण में ये दोनों मान एक दूसरे की क्या होते हैं, बराबर। यानी कितना मान होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और अपने बोर्ड पेपर में इस पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भी एक कूलम आवेश, इसमें मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं कि एक कूलम आवेश में, किसमें बोलिए एक बार, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी आपको करना है, दिया हुआ है क्या बोल रहे हैं, बोलिए, Q बराबर 1 कूलम। और ज्ञात क्या करना है कि एक कूलम आवेश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कहने का मतलब पर्सनवाचक चिन्ह किस पर है, n पर। तो अब आपको ये सीखना है कि फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, तो यानी कहने का मतलब दिया हुआ है, क्या सूत्र उपयोग में लेना है, सूत्र आपके सामने है, क्या है बताइए, Q बराबर क्या, n e। तो n बराबर क्या रहेगा, Q अपॉन e। आप Q का मान रख लीजिए, Q का मान कितना है, 1 कूलम, और E का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो C से C तो कैंसिल हो गए, तो 1 में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का क्या दीजिए, भाग, क्या आएगा 6.25 और गुणा 10 की पावर 18, कितना 6.25 गुणा 10 की पावर 18, यानी एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18।